हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड सॉल्व्ड क्वेश्चंस। पीसीए परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस है 2017 व 2019 के पेपर के। अपन कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको है ना अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो अपन देखें सबसे पहले 2017 का पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है, जिसमें अपन कई सारे मेथड्स अपन यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए, है ना। कई सारे अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन, पहला वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का है। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का क्या मीनिंग है? मैट्रिक्स आप समझते हो कि मैट्रिक्स एक तरह से नंबर्स है। नंबर्स में आपका रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है। तो रो और कॉलम्स में अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्मेट में। तो अपन रो और कॉलम में जब डेटा को फिल करेंगे या अरेंज करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, एक गिवन मैट्रिक्स होगी तो गिवन मैट्रिक्स में जो रो होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे वो ट्रांसपोज कहलाती है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग। यानी कि ट्रांसपोज में अपन क्या करेंगे कि इंटरचेंज करेंगे या फ्लिप करेंगे या अपन स्वेपिंग करेंगे या एक्सचेंज करेंगे किसको, कि इट्स रो इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रो। तो वो ट्रांसपोज कहलाएगी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अपन कैसे डिनोट करेंगे? टी। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज या ए डेस्क। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, अब ए मैट्रिक्स में मान लो ये डेटा है, इस तरह से ये 3/2 की है सपोज, है ना। ये 3 3, ये 4, ये 4 2। अब कोई कहेगा ये इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? तो इसमें तो 3 तो रो है, तो रो की संख्या इसमें 3 है, कॉलम्स की संख्या 2 है, कॉलम्स इसमें 2 है। तो ये 3/2 इसका एक ऑर्डर है। जब आप इसको रिवर्स या इंटरचेंज करोगे तो ये 2/3 का इसका नया ऑर्डर बनेगा। तो आप कहेंगे कैसे करें? तो आप देख रहे हो ना कि ये तो एक कॉलम्स हो गया, तो इस कॉलम को रो बनाओगे तो रो ऐसे हॉरिजेंटली होती है, तो 1 3 4। फिर ये कैसे बनाओगे? 2 3 2। सेकेंड कॉलम्स को सेकेंड रो बना दिया, तो ये आपका कॉलम को रो में, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे दिखाएंगे? तो ये तो आपकी ओरिजिनल है, तो ट्रांसपोज की पहचान कैसे होगी? ए टी ट्रांसपोज या ए डेस्क। तो कोई भी क्वेश्चंस में अगर ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हो तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल इजी है, 100% एक्यूरेसी रहती है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। और अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डेस्क या ए टी से अपन डिनोट करेंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बतानी है, एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर कर सकते हो। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ये आइगन वैल्यू क्या होती है ना। आइगन वैल्यू और एक होता है अपना आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो इनको मेजर जो अपन डिफरेंशिएट करेंगे, खाली यहाँ पर इनको डिफरेंस करेंगे तो एक जनरल एक डेफिनेशन दे देंगे कि होती क्या है। तो आइगन वैल्यूज आर द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर वैल्यूज दैट इज एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कई बार अपन को इक्वेशंस का सेट दे देते हैं, टू इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस। तो अपन उस इक्वेशंस के सेट से कुछ वैल्यू लेके एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। तो जो वैल्यू जो अपन लेके मैट्रिक्स जनरेट करेंगे वो एक तरह से आइगन वैल्यू कह सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली इन द मैट्रिक्स इक्वेशंस। तो ये अपन आइगन वैल्यू का ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं। द आइगन वेक्टर्स आर आल्सो टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। कि जब अपन इक्वेशंस से मैट्रिक्स बनाते हैं तो फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो 3 अपन को इक्वेशंस दे रखी है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, उससे अपन मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर मैट्रिक्स से रूट्स कैलकुलेट होंगे, तो रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सेट आएगा वो आपका आइगन वेक्टर्स होगा। तो इट इज नॉन जीरो वेक्टर that can be changed at most by its scalar factors after the applications of the linear transformation। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इक्वेशन से अपन मैट्रिक्स जो जनरेट करते हैं। तो ये एक तरह से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में अंतर हो जाता है। तो अगर एक एग्जांपल से देखें तो लेट अस ए इज एन इंटू एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। जैसे थ्री थ्री इक्वेशंस दे रखी तो 3/3 की मैट्रिक्स होगी। 2 इक्वेशंस अगर गिवन हो तो 2/2 की मैट्रिक्स होगी। 4 इक्वेशंस गिवन हो तो 4/4 की मैट्रिक्स होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना। एंड एक लेमडा उसका एक कांस्टेंट टर्म्स होगी, है ना। इज एन आइगन वैल्यूज
of matrix A, then XA non-zero vectors is called as eigenvectors if it is satisfied the given below expression। ये AX है ना, एक लेमडा ए बाई एक्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये अपना एक वो हो जाता है, एक इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है अपन को। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन ये 2 नंबर का है, तो अपन को इम्पोर्टेंट में 2 लाइन तो ये याद होनी चाहिए, मतलब दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल नहीं है। इसका आंसर आपको प्रैक्टिकल ही देना है। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे अपन कहते हैं ना कि ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, या ए प्लस 2 बी क्या होगा। तो सिंपल सी थ्योरी है कि जो अपन को गिवन वैल्यू है वो पुट करके इक्वेशंस जो दे रखे है वो सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू की जगह अपन को है ना ये मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स में पूरी रो और कॉलम्स में पूरा डेटा होता है, तो अपन पूरी की पूरी मैट्रिक्स को पुट कर देंगे। अब अपन को ए मैट्रिक्स का डेटा गिवन है, 2/3 की मैट्रिक्स है ये, है ना। एक बी मैट्रिक्स का डेटा गिवन है, ये 2/3 की है, दोनों की साइज इक्वल है। अपन को है ना ये एक इक्वेशंस दे रखी है। ए का मतलब हो गया ये पूरी मैट्रिक्स है 2/3, बी का मतलब ये दूसरी अनादर मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 की है। अपन को ये इक्वेशन दे रखी है ए प्लस 2b माइनस डी इक्वल 0। तो ये डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को यहाँ पे। तो डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो अपन को गिवन है। अब डी इक्वल अपन यहाँ है ना सेपरेट करना चाहेंगे, डी इक्वल। तो डी को मैं ना राइट हैंड में इक्वल के राइट हैंड में ले जाऊंगा। तो एक सिंपल सा रूल है इक्वेशंस में, है ना, सबको याद हो जाना चाहिए कि इक्वेशंस में कोई भी अपन ने शिफ्टिंग करते हैं, राइट शिफ्टिंग या लेफ्ट शिफ्टिंग, है ना, इक्वल के, कि इक्वल से कोई भी डेटा को अगर उधर ले जाओगे राइट की तरफ तो माइनस इस सिंबल से यूज करेंगे। अगर अपन 4 को इससे लेफ्ट लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 4 को राइट में ले जाऊंगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अपन कोई भी शिफ्टिंग करते हैं इक्वल के लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ तो साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान देने का पॉइंट है। तो अपन को यहाँ डी की कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है ओनली। तो अपन को डी को सेपरेट करना है, तो ये माइनस डी है, इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो डी इक्वल ये बच जाएगा ए प्लस 2b। तो डी इक्वल है ना, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है, ये आपकी माइंड में रहना चाहिए। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल से याद रखना कि इक्वल से अपन कोई भी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस डी है, इक्वल 0 है, तो अपन इक्वल के राइट हैंड में लेके जाएंगे, डी को सेपरेट अलग करेंगे क्योंकि अपन को क्वेश्चंस में डी की वैल्यू पूछी हुई है। तो अपन डी इक्वल ए प्लस 2b करेंगे। अब ए प्लस 2b को इवेल्युएट कर देंगे। अब ए की वैल्यू क्या है आपके सामने रखी हुई है, 1 3 2 4 2 5, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। फिर यहाँ पे 2 इंटू बी, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये गिवन है, तो 2 इंटू बी यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये बी का पूरी की पूरी वैल्यू रख दी। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा, 2 को -1 से करेंगे, 2 को फिर 0 से करेंगे, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 को ना -2 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब फिर करना क्या है, प्लस करना अपन को। तो प्लस करेंगे तो प्लस का क्या रूल है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से प्लस कर दो, तो 1 + -2, तो यह माइनस का आ जाएगा। 3 में 0 को ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 में 6 को ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा, 4 में है ना -4 से अपन ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में 10 को ऐड करूंगा तो 12 आ जाएगा, 5 में 2 को ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो ये अपना एक आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है। तो ये भी आपको है ना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देख के है ना घबराए नहीं बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अब अपन को यहाँ वैल्यू की जगह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दी अपन को, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, है ना, इसे 6 रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, साइन कोस टेन। तो अपन को यहाँ साइन और कोस, ये भी है ना कोस है, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे कोस है। तो अपन को कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ये एक वैल्यू दे रखी है कि ये मैट्रिक्स की वैल्यू है। यहाँ पे अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दी है। तो नंबर में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, एलिमेंट्स में। तो ए इक्वल ये गिवन है, तो बिल्कुल है ना, आप तो इस क्वेश्चन को फोकस करेंगे तो अपन को करना क्या है वो देखना है। तो अब ये क्वेश्चन कहता है कि 80, अब 80 अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा तो अपन ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और फिर ए से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका मतलब होता है 80 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है ना, ये आई आ जाना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है ना, इस तरह से आपकी ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ जाना चाहिए ये वाला। तो ये आई है,
I2 का मतलब ये होता है। कोई मुझे I3 का क्या मतलब होता है, तो I3 का मतलब ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इस तरह की। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बहुत आता है। आई टू का मतलब 2/2, I3 का मतलब 3/3, I4 का मतलब 4/4 यूनिट मैट्रिक्स, क्या है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि डायगोनल्स में जीरो होता है। क्वेश्चन से आगे भी पूछा हुआ एक बार परीक्षा में कि I3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करो, तो डायगोनल्स पे 1 1 कर दो, 3/3 की मैट्रिक्स बना दो, डायगोनल्स की वैल्यू को 1 रखो, अदर वैल्यू को 0 रखो। तो अपन को एक क्वेश्चन में क्या करना है, 80। अब 80 का क्या मतलब हुआ कि ये जो पहला कॉलम है, तो कोस अल्फा है ना माइनस साइन अल्फा, फिर ये दूसरा कॉलम है साइन अल्फा, फिर ये कोस अल्फा। तो ये कन्वर्ट कर दिया रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये ट्रांसपोज कैलकुलेट होगी। अब नाउ अपन को कैलकुलेट करना है 80 इंटू ए। तो ये 80 का मान तो ये हो गया है ना, ये तो आपका 80 हो गया, मतलब जो अभी ट्रांसपोज किया है, और ए अपन को ये गिवन है तो ये हो गया। अब अपन को ये क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन का रूल आना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग रूल है, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली रो, पूरी की पूरी रो को अपन सेलेक्ट करें, और ये सेकंड मैट्रिक्स का पूरा कॉलम। अब इसमें कितनी वैल्यू है, 1 और 2, इसमें कितनी वैल्यू है, 1 और 2। तो पहली वैल्यू को कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। मैंने सिंपल सी थ्योरी होती है ना कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कोस अल्फा से, तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर अपन है ना माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। तो साइन को सेकंड मतलब जो फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू, फर्स्ट कोल का सेकंड मतलब ये सेकंड रो, तो माइनस साइन को माइनस साइन अल्फा से गुणा करूंगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर ऐसे ये तो है ना, इससे हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करो, पहली रो को सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम में दो वैल्यू है, पहली रो में दो वैल्यू है, तो पहली वैल्यू कोस अल्फा साइन अल्फा, तो कोस अल्फा साइन अल्फा ये आ गया। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस का ये लग गया ना, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये फर्स्ट रो से पूरा दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी आ गई। अब क्या करें, सेकंड रो का सिलेक्शन करो, इसका सेकंड रो का सिलेक्शन करेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम से वापस वही प्रोसेस को रिपीट कर दो। तो साइन अल्फा कोस अल्फा है ना, फिर ये हो गया पहली वैल्यू हो गई, फिर कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो ये दूसरी वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट इससे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। तो अब अपने पास है ना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये टर्म्स आ गई। अब एक है ना ये रूल याद रख लो, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कि साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये ऑलवेज 1 होता है, ये याद रखने का पॉइंट है ये वाला। तो अपन को यहाँ पे देखेंगे ना कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1 होगा, और ये प्लस माइनस अगर एक्स प्लस का हो माइनस एक्स हो तो ये कट के 0 हो जाता है, तो ये 0 आ गया। और फिर ये ना ये भी 0 हो गया, कट के दोनों कट गया तो 0 आ गया। कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 हो गया। तो अपने पास ये क्या हो गई कि ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये I2 हो गई है, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर हो गया इसका, 2/2 की हो गई है ना, तो ये यूनिट मैट्रिक्स आ गई। तो ये I2 प्रूव हो गया अपना क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है, कोई यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है, गलती होने की संभावना ही नहीं है, इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हो। अब ए मैट्रिक्स अपन को गिवन है A-2I, अब आई जब भी आए तो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बहुत आती है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट इसका आइडेंटिटी का क्या मतलब कि जैसे एक 2/2 की है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2/2 की लेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बराबर अपन ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे 1 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा। डायगोनल्स को अपन को है ना 0 रखना होता है, बाकी सब डायगोनल्स को 1 रखना होता है, बाकी सब वैल्यू को 0 रखना होता है। तो अपन को एक गिवन है। अब अपन को है ना सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करें, फिर ये फाइंड आउट करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें।
तो मल्टीप्लाई ट्रांसपोज मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, ये अपन को थोड़े से प्रैक्टिस में रखना होगा। तो a माइनस टू आई, तो यानी कि a की वैल्यू 4 -1 2 1 है ना, 2 को या ऐसे पुट कर दिया, i का मतलब ये i हो गया, ये पूरा का पूरा i है मेरा। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ गया है ना, माइनस है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b मैट्रिक्स को घटा दो। तो a का जो पहली रो का डेटा है उस उधर b मैट्रिक्स का पहली रो का डेटा है, कोरस्पोंडेंस डेटा को माइनस कर देंगे और ये सेपरेट वैल्यू आ जाएगी। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, -1 में से है ना 0 गया तो -1 आ गया, फिर 1 में से 2 गया तो -1 आ गया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट अपन को ये करना है a माइनस थ्री आई, तो a माइनस थ्री आई, तो a की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, फिर माइनस का सिंबल्स लगा हुआ है, 3 लिखा, फिर i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा। और ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, इनको घटाऊंगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, -1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 3 को माइनस किया 2 आ गया। तो अपन को दोनों ए माइनस टू आई और a माइनस थ्री आई फाइंड आउट हो गया। अब अपन को करना क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये 2/2 का ऑर्डर है, इधर भी 2/2 का ऑर्डर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डेटा, पहली रो का डेटा पहले कॉलम से है ना, तो ये करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। कैसे आई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो का सेकंड कॉलम से। बिल्कुल ईजी है, एक बार प्रैक्टिस बना लो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ये रो पूरी खत्म हो जाएगी ना, उधर के पूरे कॉलम, फिर इस रो का पहले कॉलम से ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो का सेकंड कॉलम से ये मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल जब अपन रिजल्ट्स इसके निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा ना, तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 0 आ गया एक तरह से, इसका ये आंसर हो जाएगा। 2 - 2 0, 4 - 4 0, 1 -1 + 1 0, -2 + 2 0, तो देट इज 0, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी इसकी, इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स का। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो देखो मैट्रिक्स को तो अपन ना, जब भी आप मैट्रिक्स लिखोगे तो मैट्रिक्स को तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करोगे, ध्यान देने का पॉइंट है। और डिटर्मिनेंट्स लिखोगे तो ये अपन को ओनली है ना, ये वर्टिकल दोनों तरफ ये लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल, ये डिटर्मिनेंट्स है और ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट्स की एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है ये। तो इसको अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके एक पूरा रूल्स होता है कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका पूरा है ना एक सिंगल रिजल्ट होगा, मैट्रिक्स का ऐसे कोई सिंगल रिजल्ट नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान देने का पॉइंट है। तो अपन को ये एक प्रूव करना है, ये डिटर्मिनेंट्स दे रखा अपन को, तो इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब ये तुम कैसे ला सकते हो, तो अपन डिटर्मिनेंट्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर किसी कॉलम्स में अपन कोई भी एडिशन कर दे एंटायर कॉलम में है ना, या रिप्लेस कर दे किसी अदर वैल्यू से, या C1 और C2 को ऐड करके और C1 से रिप्लेस कर दूं, या रो में कोई भी मैं है ना ऐसे चेंजेस कर दूं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, तो कॉलम्स में भी अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रो में भी अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अपन को और एक तरीका है, इसको डायरेक्ट आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो अपन चाहेंगे इजी वे में सोल्व हो जाए, तो अपन ने क्या किया कि ये अपन को है ना, इसमें आंसर भी अपन को पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को मैं सोल्व करूंगा, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड से सोल्व करता हूँ तो लेफ्ट हैंड का पार्ट आना चाहिए। तो दोनों में से अगर एक भी पार्ट को आप वेरीफाई कर देते हो, प्रूव कर देते हो, ये प्रूव हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने पूरा पोर्शन ले लिया, ये डिटर्मिनेंट्स हो गई। अब मैं इसको क्या इजी बनाने के लिए कि इजी वे में सोल्व हो जाए, तो कुछ रो में जैसे मैं इक्वल है ना कोई इजी वैल्यू लेके आऊँगा, तो कुछ इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो अभी मैंने क्या किया, इसमें से पूरा एक कॉलम्स, इस कॉलम्स में है ना एक्स है, इसमें वाई है, जेड है, तो मैं एक्स को इसमें से निकाल रहा हूँ है ना, वाई को इसमें से निकाल रहा हूँ, क्योंकि एंटायर कॉलम्स रो उसमें आ रहा है पूरा कॉलम्स में। जेड को निकाल रहा हूँ, तो एक्स वाई जेड को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास एक्स वाई जेड में कॉमन लूंगा ना तो ये 1 1 बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो भी तुम कॉमन लेते हो इसमें एक्स लूंगा तो पूरे कॉलम्स में एक्स से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें वाई निकालोगे तो वाई निकालोगे तो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर में से वाई निकालोगे वाई हो जाएगा, वाई 3 में से एक वाई निकल गया तो वाई 2 हो जाएगा।
ऐसे जेड में से भी एक जेड को बाहर कर दिया, तो अपना एक्स वाई जेड तो ये आंसर आ चुका। तो यहाँ से ना कुछ स्टेप्स यहाँ सोल्व हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इसमें रो और कॉलम्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएगी मैक्सिमम जीरो वैल्यू बन जाए, जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, एक कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इस C2 को मैं रिप्लेस करूंगा, किससे रिप्लेस करूंगा, C2 माइनस C1, कि C2 की वैल्यू में C1 माइनस कर दो। और C3 को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, C3 को माइनस करके C3 में C1 से माइनस कर दूंगा। तो यानी कि C1 अपने पास ये है, तो एक तो मैं इसमें से ये माइनस करूंगा और इस कॉलम्स में से माइनस करूंगा। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये 2 0 आ गया। तो इस कॉलम को मैं माइनस करूंगा यहाँ पे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे y माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये इस कॉलम, ये C1 है, C2 है, C3 है। ये तो आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो अपन C2 को क्या कर रहा हूँ, C2 को मैं C2 माइनस C1 कर रहा हूँ, और C3 को क्या कर रहा हूँ, C3 माइनस C1 कर रहा हूँ। तो ये है ना, इनमें से घटा रहा हूँ, ये इसमें से भी घटा रहा हूँ, इसमें से भी घटा रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये घटाने से क्या हुआ, 0 0 आ गया। तो ये माइनस एक्स किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया, ऐसे जेड में से एक्स माइनस हो गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये है ना, ये 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास है ना ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में ये ईजी हो गया। अब अपन क्या करें कि वाई माइनस एक्स इसमें भी है, वाई माइनस एक्स इसमें भी है, जेड माइनस एक्स इसमें भी है, जेड माइनस एक्स इसमें भी है। तुम कहोगे कि जे वाई माइनस एक्स इसमें कैसे है, तो ये देखो कि अपन जब जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। ये पढ़ा हुआ आप एलजेब्रा में होता है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोल्व करो, तो एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो, ए माइनस बी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखने की पॉइंट है। ऐसे ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स का क्या मतलब होता है, तो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स इसमें से कॉमन ले लिया इस कॉलम्स में से, और जेड माइनस एक्स से थर्ड कॉलम्स में से कॉमन ले लिया। तो फिर मेरे पास है ना, यहाँ कॉमन लूंगा तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, वाई माइनस एक्स आ गया, जेड माइनस एक्स आ गया, है ना। ये पूरा ये बच जाएगा, क्योंकि ये कैसे बचा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना अपन ने, कि वाई माइनस एक्स को क्या लिखा, वाई माइनस एक्स को मैंने वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स लिखा, वाई माइनस एक्स बाहर आ गया तो प्लस का बच जाएगा, ऐसे ये जेड का बच जाएगा। अब अपन क्या करें, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो वन को एक्सपेंड कर देंगे। अब एक्सपेंड करेंगे ना, तो अपन ऐसे करेंगे ना, ये दो वैल्यू तो 0 0 हो जाएगी, ये और ये, तो अपने पास ये बचा, ये है ना। तो यहाँ 1 लिखा, 1 लिखा, और ये अपनी ये वैल्यू आ गई, ये वाली, ये है ना कोफैक्टर हो गया इसका। तो 1 1 वाई प्लस एक्स जेड माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस कर देते हैं। तो ये करूंगा ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगा जेड प्लस एक्स, फिर इसको माइनस करूंगा वाई प्लस एक्स को माइनस माइनस करूंगा तो माइनस हो गया, फिर ये कट जाएगा, और लास्ट में अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो प्रूव हो गया, है ना। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं क्वेश्चन में। फिर आप देखो, है ना, ये रूल्स है, परीक्षा में आता है, ये 12वें मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है, ये 12वें मार्क्स तक का, है ना। तो अब क्रेमर्स रूल्स क्या है, तो क्रेमर्स रूल्स से अपन क्या करते हैं कि अपने पास ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस किसको बोलते हैं, कि एलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन है, इक्वल कर दे किसी वैल्यू के तो इक्वेशंस बन जाती है। इक्वेशंस होगी तो इक्वल आएगा, ध्यान देने का पॉइंट है। इक्वेशंस में ऑलवेज इक्वल आता है ना। दो पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड का पार्ट एंड राइट हैंड का पार्ट। तो अपन को 3 इक्वेशंस है, यहाँ पे इक्वेशंस है ना, 3 इक्वेशंस है। तो 3 इक्वेशंस है तो 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, सिंपल सी थ्योरी है। अगर 2 इक्वेशंस होती है तो 2/2 की बनाता, 4 इक्वेशंस होती है 4/4 की बनाता। तो ये है ना एक्स वाई जेड, 3 इसमें वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, अब ये अपन को है ना रूट्स कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले है ना इसके कोफिशिएंट ले लो एक्स वाई जेड के, तो एक मैट्रिक्स बनाओ, है ना। तो अब कितने बाय कितने की, कितनी मैट्रिक, कितनी इक्वेशंस है, 3। मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी, 3/3 की। तो मैट्रिक्स में कैसे क्या लिखेंगे, अब यहाँ का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, है ना। 2x का कोफिशिएंट 2 हो गया, फिर 3x में 3 हो गया, तो ये तो फर्स्ट कॉलम बन गया, है ना। फिर 1 देखोगे, ये 1 आ गया, यहाँ पे जेड का मान क्या है, 1 आ गया, फिर यहाँ पे -6 आ गया, फिर यहाँ पे -1, ये 1 आ गया, यहाँ पे प्लस का 4, ये प्लस का 4 आ गया, प्लस का 2, ये प्लस का 2 आ गया। तो अपने पास है ना ये एक डिटर्मिनेंट्स हो गई,
और ये अपन को एक्स वाई जेड, ये एक अलग से इसकी कॉलम्स अलग रखेंगे इसको। तो इस कॉलम में 3 वैल्यू है, 11 0 0। तो अपने पास ये डी हो जाएगी। तो डी तो अपन को इससे बनाएंगे डी, और D1 को ये फर्स्ट में, ये D1 को ये रखेंगे, फिर D2 में ये सेकंड कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये D3 में ये थर्ड कॉलम में वैल्यू चली जाएगी, ये वाली रिप्लेस कर देंगे अपन। तो ये D1 D2 D3 D4 ये बनेंगे, है ना। तो ये तो अपना एग्जैक्ट इक्वेशन से कोफैक्टर अपन ने लेके, कोफिशिएंट लेके ये पूरी मैट्रिक्स बना ली। अब D1 में ये वाला जो सॉल्यूशन है इक्वल के बाद, तो ये D1 में फर्स्ट कॉलम्स को रिप्लेस कर दिया मैंने। यहाँ से फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, सेकंड कॉलम को एजिट रखा, थर्ड कॉलम को एजिट रखा। तो ये D1 है ना, ये 11 11 सॉल्यूशन ये D1 हो जाएगा। D2 में ये सेकंड कॉलम्स में रिप्लेस करेंगे, 1 - 6 4 को हटा के सेकंड कॉलम में इंसर्ट कर देंगे। D3 में इसको थर्ड कॉलम में रखेंगे, ध्यान देने का पॉइंट है। तो यानी कि अपन को ये इक्वेशंस देंगे, पहला पॉइंट, इक्वेशंस के जो इक्वल वाला लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है उसके कोफिशिएंट से अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जितनी मैट्रिक्स होगी, जितनी इक्वेशंस होगी, उतने ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे पूरी। और फिर D1 में जो आपका जो इक्वल के बाद वाला जो रिजल्ट्स वाला पार्ट है, वो D1 में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे। D2 में जो रिजल्ट्स का जो पार्ट था, एक्स वाई जेड इक्वल के बाद वाला राइट हैंड वाला जो पार्ट है, वो D2 में रिप्लेस कर देंगे सेकंड कॉलम को, वो D2 हो जाएगा। थर्ड कॉलम D3 क्या होगा, थर्ड कॉलम्स को इस इक्वल वाले राइट हैंड वाले कोफिशिएंट जो भी है वो D3 हो जाएगा। तो अपन को D1 D2 D3 मतलब 4 सेपरेट ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना अपन को। फिर अपन क्या करेंगे कि इनको डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे ना, तो एक्सपेंड करते हैं अपन। तो अपन एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो को लेके, फर्स्ट रो को। अब जैसे मैंने फर्स्ट रो को कैसे किया, अब सबसे पहले 1 लिया। अब ये कौन सी पोजीशन है, तो ये देख लो, अगर ये रो और कॉलम्स का सम इवन आता है तब तो ये पॉजिटिव होता है। रो और कॉलम का सम अगर मतलब ओड आता है तो ये नेगेटिव होता है। रो और कॉलम का सम अगर इवन आता है तो पॉजिटिव, रो कॉलम का सम अगर ओड आता है तो नेगेटिव। तो अपन को है ना बीच का जो ये है 1, ये नेगेटिव में आएगा, है ना। अब ये कैसे अपन निकालते हैं ये कोफैक्टर्स, तो ये 12 और 4 कैसे आया, तो सिंपल सा है कि इस फर्स्ट वाली रो को, है ना, ये फर्स्ट वाले कॉलम को ऐसे वर्टिकली हॉरिजेंटली एक लाइन ड्रॉ कर दो। फिर जो वैल्यू बचती है ना, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू बचेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। फिर -1 लेंगे यहाँ पे, है ना, सेकंड वैल्यू, फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू। तो ये ओड नंबर हो गया रो और कॉलम का सम का। तो यहाँ पे 4, अब इसमें ये है ना, ये 2 3 और -1 2। तो ये जब करेंगे अपन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 हो जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -3 हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा ना। तो ये पूरा इक्वल, ये पूरा कैलकुलेट करके, अब कैलकुलेट करोगे तो फिर ऐसे करोगे 1, तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये -12 में से 4 गया तो -8, साइन को साथ लेके चलोगे, -1, यहाँ कितना आया 7, प्लस का यहाँ कितने आएगा प्लस का 1, और ये हो गया 26 इंटू 26। तो क्या बना ये, तो यहाँ पे -8 हुआ, -8, फिर यहाँ पे -7 हुआ, है ना, और यहाँ पे 26 हुआ। तो अब इसको फाइनल में सोल्व करूँगा तो यहाँ -15 हो गया और यहाँ पे 26 हो गया। तो अब 26 में से -15 करोगे तो यहाँ पे 11 आएगा यहाँ पे, तो देट इज डी हो जाएगा, है ना। ऐसे D1 कैलकुलेट करो। अब D1 कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो सबसे पहले मैं 11 लिखूँगा, फिर क्या क्या लिखूँगा मैं, -6 और -1, है ना, फिर 4 और 2, फिर सेकंड वैल्यू क्या लिखूँगा मैं। अब ये 11 कौन सा आएगा कि 11 देखोगे, ये देखोगे ना 11, फिर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, है ना। ये 1 कौन से पोजीशन पे है, पहली रो का दूसरा, तो ये ओड नंबर हो गया दोनों का सम, तो यह 1 लिखूँगा। फिर मैं क्या क्या करूँगा, इसका कोफैक्टर निकालूंगा ना 1 का, तो ये 0 0 0 0, मतलब ऐसे कर लो कि 1 का कोफैक्टर कैसे निकाले, ऐसे। अब ये 0 0 आ गया, -1 2 आ गया, -1 आ गया और ये 2 आ गया। फिर मैं है ना 1 करूँगा यहाँ पे प्लस का 1, फिर 1 को है ना लिखूँगा, तो मैं 1 को है ना ये वाला लेके चलूँगा का कोफैक्टर। तो मैं 0 लेके चलूँगा, 6 लेके चलूँगा, 0 लेके चलूँगा, 4 लेके चलूँगा,
अब इसको सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने का सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -6 को 2 से करो तो माइनस का 6 2 जा माइनस का 12 है, 4 को -1 से करो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर -1, फिर ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये भी 0 0 आ जाएगा, +1, तो ये भी 0 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये वैल्यू सब है ना, ये 0 0 हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा, तो यहाँ पे 12 है, 12 में से 4 को माइनस करो, माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पे डबल 1 आएगा, तो -88 आएगा यहाँ पे। फिर अपन जब आंसर निकालेंगे ना, ऐसे D2 कैलकुलेट करेंगे, ऐसे D4 कैलकुलेट करोगे, अब आंसर x ऐसे निकलेगा कि जो आपका D1 D2 D3 आएगा उसको D से डिवाइड कर दो। अब फॉर एग्जांपल मेरा जैसे D1 कैलकुलेट हुआ तो -88 है ना, ये तो हो गया D1 डिवाइडेड बाई 11, तो ये इक्वल माइनस का 8, तो देट इज x इक्वल -8 इसका आंसर होगा। इक्वेशंस में है ना, ऐसे ही फिर अपन y कैलकुलेट करेंगे। y कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे जैसे अभी किया जस्ट, फिर D3 की वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, तो ये y कैलकुलेट हो जाएगा, देन z कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्रेमर्स रूल है, 12 मार्क्स है, तो थोड़ा सा टाइम तो क्वेश्चन लेगा, कैलकुलेशन थोड़ी होगी। आपके पास है ना नॉर्मल कैलकुलेटर भी हो सकता है, जिससे भी आप एक्यूरेट रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रूल है। लीनियर जो इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशन के लिए एक रूल्स बना हुआ है, क्रेमर्स ने ये रूल्स बनाया हुआ था, डिटर्मिनेंट्स के थ्रू अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो अपन को कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगी, अब उसका इनवर्स निकालें, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या रूल है, तो इनवर्स निकालने के लिए कोई भी जो मैट्रिक्स होगी, सबसे पहले तो उसकी कोफैक्टर्स, एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैलकुलेट करो कि ईच एलिमेंट का कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले जैसे C11 है, C12 है, C13 है ना, फिर ऐसे C21 है, C22 है, C33 है, 23 है ना, ऐसे कोफैक्टर की एक सिंगल वैल्यू आएगी, ये है ना, फिर कोफैक्टर की एक पूरी मैट्रिक्स बनेगी। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स अपन को गिवन होगी, जैसे ये 3/3 की है, और एक रूल होना चाहिए कि इनवर्स मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रूल से ये अपन इनवर्स मैट्रिक्स 3/3 की लेके ही चलेंगे, अपने सिलेबस में 3/3 की है, तो ये इनवर्स मैट्रिक्स है, और इसकी जो डिटर्मिनेंट्स अपन कैलकुलेट करेंगे वो नॉन जीरो होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो फिर ये नॉट इन्वर्टेबल होगा वो, कि फिर अपन इनवर्स नहीं निकाल सकते। फिर तो अपन को डिटर्मिनेंट्स भी कैलकुलेट करना है, तो ये मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल जीरो होता है, तभी इनवर्स निकाल सकते हैं, ये रूल है। और अपन को इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे ईच एलिमेंट की, फिर अपन कोफैक्टर्स से एड जॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एड जॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स आएगी उसको ट्रांसपोज कर दो, तो एड जॉइंट मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है, Cij मान ले, तो इसको अपन कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, 80 कर देंगे, तो ये एड जॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी, एड जॉइंट मैट्रिक्स। अब एड जॉइंट मैट्रिक्स अगर निकल जाती है, एक डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो फिर इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखो कि ए इनवर्स जो निकलता है 1 जो डिटर्मिनेंट्स की जो सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होती है वो होता है, फिर एड जॉइंट मैट्रिक्स जो आएगी उससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, या इसके डिवाइड कर देंगे, हाँ, एड जॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स की जो रिजल्ट्स है उससे डिवाइड कर देंगे, वो इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जैसे अपन को ऐसे गिवन मैट्रिक्स होगी, तो सबसे पहले तो अपन इसका एक वो निकालेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करोगे तो 1, अब 1 है ना, 1, अभी इसका 1 का कोफैक्टर्स क्या हुआ, 1 -3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3, है ना, फिर माइनस का 1, फिर अपन यहाँ पे ये लेके चलेंगे ना, माइनस का 1 लिया तो ये 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 3, फिर 3, है ना, फिर ऐसे ही 1 प्लस का 1, फिर 1 में देखेंगे ये है ना, वो 2 1, ये 2 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा,
यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का 1 है तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे प्लस का ये माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 6 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस ये 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10 यहाँ पे, ठीक है नहीं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है मतलब माइनस लगा देंगे पर। फिर यहाँ पे 4 + 5, यहाँ +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 9 या कितना हो जाएगा 14, -10 करेंगे 4, तो देट इज नॉट इक्वल 0। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अपने पास है ना डिटर्मिनेंट्स क्या कैलकुलेट होके आया, 4 आया। अब अपन सेकंड क्या करेंगे इसका, फिर इसका ना C11 कैलकुलेट करेंगे इसका। तो C11 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे है ना ये 1 रहा, तो इसका देखो कि ये 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फिर अपन C12 कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1 है ना, माइनस आ जाएगा इसके आगे, क्योंकि 1 है नहीं, माइनस का 1, क्योंकि ये तुम कहोगे -1 क्यों लगाया, क्योंकि लोअर कॉलम की पोजीशन है ना ओड है, तो ओड होगा तो -1 लगाना होगा अपन को। फिर इसका कोफैक्टर को 2 -1 3 -3 का और 3, फिर ऐसे C13 करेंगे, फिर C13 करोगे तो 1, फिर यहाँ पे 2 1 -3 3, फिर ये है ना ये रिजल्ट्स निकाल लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। फिर अपन है ना कोफैक्टर से C21 का निकालेंगे, तो 21 का मतलब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये और ये हटा देंगे तो ये बचेगा और ये बचेगा। तो आपका है ना C12 21 का जो निकलेगा, तो अपन ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 1 और 2 3 है ना। फिर ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करके पूरा कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद में उसका ट्रांसपोज करो कि जो भी रिजल्ट्स आया उसका ट्रांसपोज करो, तो वो 8 जॉइंट मैट्रिक्स होगी। 8 जॉइंट मैट्रिक्स को फिर है ना इससे डिवाइड करो, इससे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू से, तो फिर वो इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, प्रैक्टिस चाहिए। तो अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कभी नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा अपन है ना डीपली बताऊंगा। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो a - b और a+b। अब कई बार इक्वेशंस होती है ना कि x + y = 2 दे दिया, x - y = है ना 3 दे दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x से फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन कहते हैं कि इक्वेशंस 1 और 2 को जोड़ दो, तो क्या फ़ायदा होगा, ये कैंसिल हो गया तो ये x के टर्म्स में हो जाएगी अपने पास। तो अपने पास है ना a+b गिवन है, a - b गिवन है, तो a+b को अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो अपन को क्या फ़ायदा होगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2a बन जाएगा, और अपन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। तो a का मान और b का a+b का मान जोड़ने पर ये आ जाएगा ना a+b प्लस, दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे a - b, तो b से b कैंसिल हो गया, 2a हो गया, तो 5 को 1 से ऐड किया 6 हो गया, 2 को 4 से ऐड किया 6 हो गया, 0 को 2 से ऐड किया 2 हो गया, 1 को 3 से ऐड किया 4 हो गया। तो ये है ना ये इसका a का रिजल्ट आ गया। फिर अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ना a हट जाएगा तो -2 भी हो जाएगा, -3 को हटाएंगे तो उधर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अपने पास ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो आंसर बिल्कुल ईजी है, ईजी वे में अपन इसका आंसर दे सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू बी। अब इसका ये मतलब होगा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी रिजल्ट्स आएगा उसके बाद में ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दो। तो 2 स्टेप्स में होगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए मैट्रिक्स क्या है अपने पे 2 4 -3 है ना, बी मैट्रिक्स क्या है 1 -2 5 है ना। ऐसे बी मैट्रिक्स ये सेकंड कॉलम है ना, बी मैट्रिक्स हो गया 3 4 3 है ना, 1 -2 0। अब ये है ना, तो ये ऑर्डर क्या है 2/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/2 का, तो ये इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये जरूरी है। अब कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो है ना, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 को 3 से करूँगा तो 6 आएगा, फिर 4 को 4 से करूँगा तो 16 आएगा, फिर इसको -3 को 3 से करूँगा तो 9 आएगा है ना। फिर ऐसे सेकंड कॉलम्स में चलूँगा इसको लेके, तो सेकंड कॉलम में करूँगा तो मैं यहाँ करूँगा ना 2 को 1 से करूँगा, प्लस 4 को -2 से करूँगा है ना, फिर प्लस -3 को 0 से करूँगा, -3 को 0 से करूँगा, तो ये पहली रो हो जाएगी। फिर ऐसे ही है ना सेकंड कॉलम को इससे करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये मैट्रिक्स सोल्व हो जाएगी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये भी है ना a इंटू बी और b इंटू ए, ये भी वही मल्टीप्लाई करने का, फिर ये चेक करना कि ये फाइंड करना है b इंटू ए दोनों डिफरेंस आएंगे। तो इस तरह से अपन है ना और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान देने का जो है, एक तो क्रेमर्स रूल है, डिटर्मिनेंट्स से आपको ये इनवर्स कैलकुलेट करना, एडजॉइंट मैट्रिक्स करना, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालना। तो ये है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में लेना होगा। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करूँगा। तो ये इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लो। थैंक यू।